नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल। 6 राज्यों के 7 विधानसभा सीटों पर रुझान आ रहे हैं। 7 सीटों पर, 7 में से 4 सीटों पर इस वक्त बीजेपी के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। यूपी के गोला गोकर्णनाथ सीट पर बीजेपी उम्मीदवार अमन गिरी लगातार आगे चल रहे हैं। बिहार की गोपालगंज सीट पर भी बीजेपी आगे चल रही है, लेकिन मोकामा में आरजेडी उम्मीदवार आनंद सिंह की पत्नी इस वक्त आगे हैं। हरियाणा की आदमपुर सीट पर भी बीजेपी के उम्मीदवार भव्य विश्नोई को बढ़त मिली हुई है। भव्य विश्नोई कुलदीप बिश्नोई के बेटे हैं। तेलंगाना के मुनुगोडे सीट पर इस कांटे की टक्कर है। टीआरएस उम्मीदवार सिर्फ 415 वोटों से ही इस वक्त आगे हैं। तो कुछ सीटों पर कांटे की टक्कर है, लेकिन 4 सीटों में से 7 में से 4 सीटों पर इस वक्त बीजेपी के कैंडिडेट आगे हैं। मोकामा में आरजेडी कैंडिडेट बड़े अंतर से इस वक्त आगे हैं। गोपालगंज में बीजेपी आगे है। गोला गोकर्णनाथ में बीजेपी आगे। यहां पर समाजवादी पार्टी ने टक्कर बहुत दी, लेकिन बीजेपी की तरफ से जबरदस्त प्रचार इस हिस्से में हुआ। यहां पर हुआ, तमाम बड़े लीडर्स प्रचार करने के लिए पहुंचे बीजेपी के, लेकिन सपा की तरफ से अखिलेश यादव प्रचार करते नहीं दिखाई दिए। रुझानों में से 7 में से 4 पर इस वक्त बीजेपी आगे है। हरियाणा की आदमपुर सीट, कुलदीप बिश्नोई का बीजेपी ज्वाइन करने के बाद उन्होंने खुद न लड़कर अपने बेटे को जो है चुनावी मैदान में उतारा और इस वक्त उनके बेटे आगे चल रहे हैं अपनी सीट पर। तो उपचुनाव में बीजेपी का अभी तक तो रुझानों में शानदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी ये रुझान है, नतीजों में तब्दील होना बाकी है। लेकिन जो फासला है, जो अंतर है, वो अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है। तेलंगाना में भी कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है और बाकी सीटों पर बीजेपी अभी बढ़त बनाए हुए नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र की अंधेरी ईस्ट सीट पर बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट नहीं है। हमारे 2 संवाददाता इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रोहित हमारे साथ बिहार से जुड़े हैं और सत्येंद्र भी इस वक्त हमारे साथ हैं। रोहित, सबसे पहले आपके पास दोनों ही सीटों पर इस वक्त की स्थिति आप बताएं। रुझानों में कौन आगे, कितना अंतर है दोनों ही कैंडिडेट्स के बीच में? देखिए, ये दोनों सीटों पर जो है वो रुझान आना तो है बहुत देर पहले शुरू हो गया था। तो नतीजे की मतलब जो है इंतजार किया जा रहा है। और मोकामा की अगर बात करें तो मोकामा में आरजेडी उम्मीदवार नीलम देवी की जीत लगभग तय हो चुकी है। और हमारे साथ इस पर बात करने के लिए आप देख सकते हैं नीलम देवी खुद यहाँ पर मौजूद है। और नीलम देवी जो है ये चुनाव जो है वो जीत चुकी है। और बात करते हैं नीलम देवी जी से। नीलम जी, चुनाव में आपने जीत हासिल की है, क्या कहेंगे? जी, सारे मोकामा क्षेत्र के जनता को, हमारे जो अभिभावक है, गार्जियन है, जो आशीर्वाद दिए हैं, जो वोट दिए उनको, जो नहीं दिए उनको, सबको प्रणाम करते हैं हाथ जोड़कर और धन्यवाद देते हैं। इस जीत का श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? किसको श्रेय देना चाहेंगे? मोकामा की जनता को। उनकी जीत हुई है, उनकी जीत हुई है। अनंत सिंह का भी बहुत प्रभाव रहा है, आपके पति का भी, उनका भी लगता है योगदान रहा है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, विकास किए हैं। अच्छा, ये बताइए, नीतीश कुमार जो प्रचार प्रसार करने नहीं आए थे, इससे थोड़ी सी तकलीफ? थोड़ा स्वस्थ है, नहीं कोई तकलीफ नहीं। उनका आशीर्वाद मेरे साथ था, वीडियो कॉल में आए थे। अच्छा, ये बताइए, तो जो काम विकास रोहित, लौट रहा हूं मैं आपके पास। थोड़ा सा कुछ टेक्निकल ग्लिच और उनकी आवाज भी बिल्कुल क्लियर नहीं है, लेकिन एक बात तो क्लियर है कि मोकामा की जो सीट है उस पर आरजेडी कैंडिडेट की जीत, और बेहद खुश, उनको फूल मालाएं पहना दी गई हैं और उन्होंने मोकामा की जनता को बहुत शुक्रिया भी अदा किया है। तो उपचुनाव 2022 किसमें कितना दम है वो तो अब रुझानों में नजर आ रहा है। 7 में से इस वक्त 4 पर बीजेपी आगे है और कुछ सीटों पर कांटे की टक्कर है। खासतौर पर तेलंगाना की सीट की बात करें, सिर्फ कुछ 100 वोटों से टीआरएस के कैंडिडेट इस वक्त आगे हैं। हरियाणा की एक सीट, उत्तर प्रदेश की एक सीट, उन सीटों पर आशीष भी हमारे संवाददाता हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आशीष, लखीमपुर खीरी और यहां पर गोला गोकर्णनाथ सीट, इस सीट पर इस वक्त दोनों ही कैंडिडेट के बीच में कितना फासला है? सपा बीजेपी के बीच में टक्कर तो बताई जा रही थी, लेकिन इस वक्त आगे हैं बीजेपी के कैंडिडेट, लेकिन फासला कितना? रुझान नतीजों में तब्दील कब तक हो जाएंगे?
देखिए अजीत, लगातार जो ये फासला है बढ़ता जा रहा है। शुरुआत से ही आज जैसे ही ये काउंटिंग शुरू हुई थी 1000-2000 से करने के बाद अब 20 राउंड की जो है काउंटिंग पूरी की जा चुकी है। और आपको अगर मैं बताऊं, मैं 20 राउंड की काउंटिंग में 27,000 वोट से जो है लगभग आगे चल रहे हैं अमन गिरी बीजेपी के। यानी कह सकते जो दायरा है वो बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है और ये राउंड पे राउंड बढ़ता जा रहा है। यानी कि 6 और 7 राउंड के बाद बताया जा रहा था हो सकता है समाजवादी पार्टी के जो विनय तिवारी हैं उनके वोट बढ़े, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अब 20 राउंड की काउंटिंग पूरी की जा चुकी है जिसमें 27,000 वोट से आगे भी अमन गिरी चल रहे हैं और 80,000 तकरीबन के वोट के आसपास हैं। तो ऐसे में बताया जा रहा है कि साफ तौर से ये जो दायरा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और ये मार्जिन जो है ये कम होने का नाम नहीं ले रहा। चूंकि 32 राउंड की ही काउंटिंग होनी है और उस काउंटिंग में 20 राउंड की पूरी हो जा चुकी, तो आप समझ सकते हैं कि केवल 10 या 12 राउंड की काउंटिंग ही बची है और ऐसे में जो फासला है वो भी तकरीबन 27,000 के आसपास पहुंचा चुका है। आपको बताएं जो अमन गिरी के फादर थे यानी कि अरविंद गिरी, वो 29,000 वोट से जीते थे जो फासला था, और जो अब अमन गिरी है वो 27,000 लगभग वोट के आसपास पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में ये बताया जा रहा है बड़ी फासला जो है वो गैदर किया है और ये बीजेपी की कह सकते हैं पॉलिसी थी कि जिस तरीके से उनके स्टार प्रचारक यहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने गोला गोकराना सीट के लिए प्रचार प्रसार किया अमन गिरी के लिए, और वही ये नतीजा है कि किसी भी राउंड में अब तक पीछे नहीं गए हैं और समाजवादी पार्टी काफी पीछे जा चुकी है। ठीक है आशीष, आप बता रहे कि तकरीबन 27,000 वोटों का अंतर है। उनके पिता 29,000 वोटों के फासले से जीते थे और इन्होंने 27,000 की बढ़त बना ली है। ऋत्विक भालेकर भी हमारे साथ महाराष्ट्र से जुड़ गए हैं, अंधेरी सीट। वहां पर क्या ऋत्विक स्थिति इस वक्त है? रुझानों में कितने वोटों से इस वक्त आगे शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की कैंडिडेट? जी बिल्कुल, महाराष्ट्र की स्थिति अगर देखें तो 29,033 वोट जो है उद्धव ठाकरे की शिवसेना से जो प्रत्याशी है ऋतुजा लटके उनको प्राप्त हुए हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे दिलचस्प बात मैं आपको बता दूं कि कोई बड़ा प्रत्याशी उनके सामने उनके खिलाफ नहीं खड़ा था, क्योंकि बीजेपी ने अपना उम्मीदवार उसका नामांकन आखिरी वक्त पीछे ले लिया था। उसके बावजूद हम देख रहे हैं यहाँ पर नोटा को वोट्स ज्यादा मिल रहे हैं। टोटल 7 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, लेकिन ऋतुजा लटके के पीछे सेकंड रैंक पर हम देख रहे हैं नोटा को 5,655 वोट मिले थे। हम आपको बता दें कि शिवसेना के नेता अनिल परब उन्होंने आरोप किया था प्रचार के दौरान कि कहीं ना कहीं बीजेपी ने अपने उम्मीदवार पीछे ले लिया है, बावजूद उसके यहाँ पर नोटा को वोट करे, इस तरह का एक प्रचार बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं उन नोटा के वोट्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं स्पष्ट रूप से, खास तौर पर उन वार्डों से जहां पर बीजेपी के प्रत्याशी मुर्जी पटेल आते हैं, उसी वार्ड से ये 5,655 वोट जो है वो नोटा से निकल कर आए हैं। फिलहाल हम देख रहे हैं काउंटिंग सेंटर के बाहर बड़ी तादाद में शिव सैनिक यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। महाराष्ट्र के सत्तांतर के बाद ये पहला बड़ा चुनाव है और इस चुनाव में यह तय होना है कि आने वाले चुनाव में किस तरह से शिवसेना अपना प्रदर्शन दिखाती है, अपनी ताकत दिखाती है। उद्धव ठाकरे के खिलाफ यहाँ पर एकनाथ शिंदे ने मोर्चा खोल यहाँ पर मुख्यमंत्री के पद पर विराजमान हो गए। ठीक है ऋत्विक, आप बता रहे हैं कि फिलहाल तो जो पहले नंबर पर हैं वो शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की कैंडिडेट, लेकिन दूसरे पर नोटा आप बता रहे हैं। चंडीगढ़ का रुख कर लेते हैं, सत्येंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदमपुर विधानसभा के उपचुनाव पर यहाँ पर भव्य बिश्नोई चुनावी जो एक मैदान में है, पहली बार उतर रहे हैं। भव्य बिश्नोई को कितनी टफ कंपटीशन वहां पर मिल पा रहे हैं, कितने वोटों का फासला है सत्येंद्र? देखिए राजीव, बड़ा दिलचस्प वाकया है कि कुलदीप बिश्नोई जो कि स्वर्गीय भजनलाल के बेटे हैं, उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी से अपने बेटे को इस उपचुनाव में उतारा है। पहले 29,000 के मार्जिन से कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस में रहते हुए जीते थे, लेकिन अब की बार कांग्रेस ने भव्य बिश्नोई को खासी कड़ी टक्कर यहां पर दी है और जो फासला है वो तकरीबन अभी भव्य बिश्नोई 7,000 के लीड से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस इतनी कड़ी टक्कर देगी ये भी किसी ने नहीं सोचा था। दूसरी बात, यहां पर आम आदमी पार्टी ने पहली बार हरियाणा में दस्तक दी है और आम आदमी पार्टी की तरफ से बड़े बड़े दावे और वादे किए गए थे, लेकिन आम आदमी पार्टी महज कुछ 100 वोटों पर
अटक गई है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक बड़ा दिलचस्प बात यहाँ को देखने को मिल रही है कि मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा, यानी कि अभी भी जो ट्रेडिशनल पार्टी थी हरियाणा में, भाजपा और कांग्रेस के बीच में मुख्य मुकाबला दिखाई दे रहा है। हालांकि पिछले चुनाव में कुलदीप बिश्नोई को जो 29,000 वोटों का डिफरेंस था, अंतर था, उतनी बड़ी लीड भव्य बिश्नोई खड़ी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये भी एक देखने वाली बात होगी। फिलहाल जो मुकाबला है वो कांग्रेस और भाजपा के बीच में सीधे सीधे आमने सामने के तरह दिखाई दे रहा है। और यहां पर जो आम आदमी पार्टी है दस्तक देने के लिए आई थी, लग ऐसा रहा था कि तीसरे दर्जे की एक बड़ी पार्टी के रूप में आम आदमी पार्टी यहां पर उभरेगी। और जैसा कि पूरे देश में अमूमन एक परसेप्शन बना हुआ है कि आम आदमी पार्टी जहां भी चुनाव लड़ती है कांग्रेस को नुकसान पहुंचाती है, तो यहां पर वो तस्वीर भी देखने को नहीं मिल रही है। हालांकि मुकाबला बिल्कुल एकदम दिलचस्प, कड़ा और आमने सामने का फिलहाल यहां पर बना हुआ है। राजीव, ठीक है सत्येंद्र, लौट रहा हूं आपके पास, और भी सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। मोकामा में बीजेपी ने ललन सिंह की पत्नी सोनम देवी को टिकट दिया था, और ललन सिंह का कहना है कि मोकामा में बीजेपी इतने दिनों से गलती करती आ रही है और इस बार बीजेपी ने सही फैसला किया। ललन सिंह का दावा है कि उनकी पत्नी 20,000 वोटों से चुनाव जीतेंगी। हमारे संवाददाता निकेत सिंह ने ललन सिंह से खास बातचीत की, लेकिन साथ साथ आपको बता दें कि मोकामा में आरजेडी कैंडिडेट नीलम जीत गए हैं। इस बार सीधी टक्कर अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी से था आप लोगों का, तो क्या लग रहा है, क्या इस बार इतिहास पलटेगा मोकामा में, या एक बार फिर से अनंत सिंह वहां से बाजी मारेंगे, उनकी जो पत्नी है वो वहां से बाजी मारेंगी? इतिहास पलट चुका है। आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखिए, 2-4 घंटा में आपको स्थिति पता चल जाएगा। जो मोकामा है वो अनंत सिंह का गढ़ माना जाता है, ऐसे में बीजेपी को वहां से जीत दर्ज करना काफी मुश्किल साबित हो सकता है। जो माना जा रहा है पहले कहां से रहते थे, भाजपा का समर्थन मिलता था, भाजपा का समर्थन मिलता था तब वो गढ़ था। अब भाजपा का आशीर्वाद मेरे ऊपर है, भगवान राम का आशीर्वाद मेरे ऊपर है। अब गया वो जमाना जब चिड़िया खाती थी पकवान। तो 2020 के चुनाव में भी तो भाजपा के खिलाफ में जेडीयू भाजपा वहां से साथ थी, तो जेडीयू के खिलाफ में अनंत सिंह ने वहां से चुनाव जीता था। उस वक्त भी जो एनडीए के प्रत्याशी थे वहां से चुनाव पे हार मिली थी, और वैसे में अनंत सिंह ही वहां से चुनाव जीते थे। इस बार तो जेडीयू का भी समर्थन उन्हें मिल रहा है वहां से। जदयू सरकार को कौन सा सरकार कहा था ये आपको नहीं पता है? तो जदयू का कार्यकर्ता नहीं समझ रहा था कि कौन सरकार में फिर से आया है, क्या करने के लिए आया है, कौन सरकार में। जदयू के सारे कार्यकर्ताओं ने हमको साथ दिया है, भाजपा का साथ दिया है। ऊपर में गठबंधन हुआ है, कार्यकर्ता में गठबंधन नहीं हुआ है, मनबंधन नहीं हुआ है। सारा जदयू का कार्यकर्ता मेरे साथ था। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि वहां पे जो जदयू के कार्यकर्ता थे उनके वोटर्स अब भाजपा के साथ में? भाजपा के साथ में। अच्छा, एक सवाल और, पहले से ही अनंत सिंह के जो कार्यकर्ता हैं वो पहले से ही 20,000 रसगुल्ले वे लोग बनवा रहे हैं, 10,000 से 12,000 लोगों के लिए वो लोग भोज बनवा रहे हैं, तो उस पर क्या कहेंगे आप? वो हम लोगों को खिलाने के लिए बनवा रहे हैं, भाजपा के कार्यकर्ताओं को खिलाने के लिए। 15-20 वर्षों तक वो जो भाजपा के कार्यकर्ता ने उनको जो सिरमौर पर बनाए रखा ना, अब विदाई का रसगुल्ला सबको खिलाने के लिए बनवा रहे हैं। कब विदा होंगे तो सबको मुंह मीठा करके जाएंगे। लेकिन मोकामा से अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी फिलहाल चुनाव जीत गए। हमारे संवाददाता लगातार अलग अलग हिस्सों से हमारे साथ जुड़े हैं। जल्दी से लखीमपुर खीरी का रुख कर लेते हैं, वहां पर गोला कुकरना सीट। आशीष हमारे साथ हैं। आशीष, समाजवादी पार्टी लगातार प्रयास कर रही थी कि किसानों से जोड़ा जाए इस मुद्दे को, और यहां पर किसी तरह से उस मुद्दे से जो जोड़ा जाए ताकि जीत दर्ज की जा सके, लेकिन वो चला नहीं, किसान वाला फैक्टर वो काट नहीं चला। लखीमपुर कांड की लगातार याद दिलाई गई, लेकिन बिल्कुल उससे उलट वोट दिया है जनता ने। जी बिल्कुल अजीब, जिस तरीके से जनता ने एक तरफा वोट किया है, और आप मान के चलिए 28,000 से जो अंतर है वो बहुत बड़ा अंतर माना जा रहा है। और ऐसे में जनता ने जिस तरीके से समाजवादी पार्टी चाहे वहां पर, क्योंकि ये तराई क्षेत्र माना जाता है पूरा, और यहाँ पर गन्ना किसानों की जो मुद्दे थे वो काफी थे, और इसके अलावा अन्य मुद्दे थे वो भी काफी ज्यादा किसानों के मुद्दे थे, लेकिन सभी को कहीं ना कहीं जनता ने नकारा है। और समाजवादी पार्टी इन मुद्दों को घर घर जाके, यानी डोर टू डोर जाके कैंपेनिंग तक किया था, और यहाँ कहा था कि वो बीजेपी को इस बार किसी तरीके से हटाएं। लेकिन जनता का जो रुख है, जो ईवीएम जैसे जैसे खुल रही है, हम देख रहे हैं तकरीबन 28,000 वोटों का अंतर जो है समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनसे है। तो अमन गिरी इस समय खुद आगे चल रहे हैं, तो जनता ने उनको एक्सेप्ट किया है। कहीं ना कहीं उनको ये वोट जब ईवीएम खुला है तो इस तरीके से आगे निकले हैं, तो वो जो मुद्दे थे वो पीछे रह गए हैं। और इस बार अमन गिरी को आगे किया है, चूंकि बीजेपी की जो नीति थी, यहाँ के जो कहते हैं ना 40 पूरे कैंपेनर जो उतरे थे, सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आए थे, उन्होंने वादा किया था
था जनता से, चाहे गन्नों का भुगतान हो वो किया जाएगा, यहाँ पे जो जमीन के मामले हैं वो सुलझाए जाएंगे, कॉरिडोर तक की बात कर डाली थी यहाँ पर। तो ये सारे मुद्दे कहीं ना कहीं जनता के साथ उन्होंने डिस्कशन किए थे और यही वो वजह है कि अब जब ये चुनाव का ईवीएम खुल रहा है तो ऐसे में जो वोट का अंतर है वो भी काफी बड़ा देखने को मिल रहा है। तो साफ हो गया है कि समाजवादी पार्टी ने इतनी मेहनत की थी और उसको मानना था कि कहीं ना कहीं वो इस बार ही सीट निकाल के रहेगी, लेकिन बीजेपी की रणनीति के आगे समाजवादी का पूरा जो फैक्टर है वो फेल होता नजर आ रहा है यहाँ पर। और अभी वोटिंग की कंटिन्यूस है, यानी 22 राउंड की जो वोटिंग है हो जा चुकी है, 32 राउंड की वोटिंग होनी है, यानी कि काउंटिंग होनी है। और ऐसे में तकरीबन आप मान के चलिए 28,000 वोटों से आगे भी चल रहे हैं। तो ये बड़ा फासला जो है, फासला आशीष आप बता रहे कि बहुत बड़ा है। एक बार फिर से ऋत्विक भालेकर का रुख कर लेते हैं। ऋत्विक, ऋतुजा को बीजेपी ने कहा उनके खिलाफ कैंडिडेट ना उतारने का फैसला, इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है? क्योंकि शिवसेना उद्धव ठाकरे तो अभी भी विरोध में लगातार आवाज उठा रहे, लगता है उनके साथ हमारे संपर्क नहीं है। सत्येंद्र हमारे साथ है चंडीगढ़ से। सत्येंद्र, ऐसा मौका था, उपचुनाव थे, उपचुनाव के मौके पर जमानत मिली राम रहीम को और उसको भी बड़ा विवाद बना, क्या उसका फायदा भी मिला है? देखिए, दूसरा उपचुनाव है जब लगातार पैरोल मिली है राम रहीम को। इससे पहले भी जब चुनाव था तब भी पैरोल मिली थी और अपोजिशन ने खासा मुद्दा इसको बनाया था। और इस चुनाव की जो बात करें, चूंकि इस चुनाव के तुरंत बाद 2024 में हरियाणा में जनरल विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो कहीं ना कहीं इस चुनाव को एक ट्रेलर के तौर पर माना जाएगा। और यही वजह है, चाहे कांग्रेस पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है या फिर आम आदमी पार्टी है, हर दल ने अपनी तरफ से हर तरह की कोशिश की है। चाहे राम रहीम जेल से बाहर आया, जेल से बाहर आने के बाद तमाम जो नेता हैं उसके दरबार में नतमस्तक होते हुए देखे गए, आशीर्वाद लेते हुए देखे गए। भले ही ऑनलाइन था, ऑनलाइन प्रवचनों में नेता शामिल हो रहे हैं, यहां तक कि हरियाणा की बात छोड़िए, हिमाचल के कैबिनेट मंत्री भी नतमस्तक हो रहे हैं। तो जब चुनाव आता है तो उन चुनावों को जीतने के लिए हर दल हर तरह की कोशिश करता है। लेकिन यहां पर जो ये चुनाव है, इस चुनाव को कहीं ना कहीं भजनलाल परिवार की प्रतिष्ठा, साथ में बीजेपी का सहयोग, तो दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से भूपेंद्र हुड्डा ने यह चुनाव लड़ा है और कांग्रेस की जो गुटबाजी होती है इस चुनाव में भी साफ देखने को मिली है। चाहे कुमारी शैलजा हो, रणदीप सिंह सुरजेवाला हो, वो कहीं ना कहीं इस चुनाव से किनारा कर गए। और ये कहा जा रहा है कि इस चुनाव का नतीजा जो भी हो, अगर कांग्रेस हारती है तो ठीकरा भूपेंद्र हुड्डा के सर पर फोड़ा जाएगा। अगर कांग्रेस किसी तरीके से चुनाव जीत जाती है तो आने वाले चुनाव में भूपेंद्र हुड्डा की भूमिका बहुत बड़ी हो सकती है। लेकिन फिलहाल जो रुझान आ रहे हैं, उन रुझानों के मुताबिक कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई जो दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, और ये उपचुनाव कुलदीप बिश्नोई की सीट खाली करने की वजह से हुआ है। और कुलदीप बिश्नोई ये चाह रहे थे कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी का सहयोग मिला है, अब वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं। ऊपर से चौधरी भजनलाल की विरासत, जो आदमपुर विधानसभा सीट है, इसे चौधरी भजनलाल का एक अभेद किला यानी विरासत की सीट माना जाता है। और उनके पास एक ऐसा मौका है कि वो अपने बेटे को पॉलिटिक्स में एंट्री करा सके। तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी प्लस में चौधरी भजनलाल की विरासत, यानी कि एक और 11 होकर अगर चुनाव लड़ते हैं तो कुलदीप बिश्नोई को एक बड़ी सफलता मिल सकती है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी जो कि पिछले 2 उपचुनाव हरियाणा में हार चुकी है, सरकार में रहते हुए, सत्ता में रहते हुए, उसे भी 2024 के चुनाव में जाने से पहले एक ऑक्सीजन मिल सकती है। कुल मिला के आप बता रहे कि अलग अलग फैक्टर्स पक्ष में गए हैं। आशीष, एक बात बताएं कि जिस तरह से बीजेपी की कैंपेनिंग रही उपचुनाव को, उससे नजर आया कि उनकी गंभीरता है, वो बहुत गंभीरता से एक ही चुनाव को लेते हैं। कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, उन्होंने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा। समाजवादी पार्टी ने कैंडिडेट तो उतारा, लेकिन बड़े बड़े जो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं वो प्रचार करने के लिए नहीं आए। तो क्या इतनी गंभीरता से बाकी पार्टियां, विपक्षी दल नहीं ले रहे थे उपचुनाव को और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा यूपी में? जी राजीव, बिल्कुल आपने ठीक कहा। जिस तरीके से बीजेपी ने अपनी कैंपेनिंग लिस्ट उतारी, पूरी 40 लोग यहाँ पर आए, यानी कि सुरेश खन्ना मंत्री हो या सीएम योगी आदित्यनाथ तक मौजूद रहे। लेकिन आप समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो अखिलेश यादव जो चीफ है वो उनके यहाँ नहीं पहुंचे, उन्होंने सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष को अपने भेजा। तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी ने किस लेवल पे इस पूरी तैयारी की थी। और आपको बताएं कि जैसे प्रदेश अध्यक्ष जो भूपेंद्र हैं, वो उन्होंने जब उत्तर प्रदेश की कमान संभाली तो ये चुनाव उनके सामने था। तो कहीं ना कहीं ये भी माना जा रहा था संगठन
संगठन के लिए भी ये चुनाव बड़ा माना जा रहा था और यही वो वजह है कि इस पूरी टीम को बीजेपी की यहाँ पर लगाया गया, कोर टीम को पूरी लगाया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद यहाँ पर कैंपेनिंग के लिए मौजूद थे। तो आप समझ सकते हैं कि एक तरफ बीएसपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी तीनों एक तरफ थी और एक तरफ पूरी बीजेपी, यानी बीजेपी ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी। उसको मालूम था पहले सिटिंग एमएलए। माफी के साथ रोक रहा हूं नरोट राव के पास एक बड़ी खबर आपको दे दें। महाराष्ट्र से अंधेरी ईस्ट में इस वक्त ऋतुजा लटके आगे हैं और जो फासला है, जो मार्जिन है, वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। 8वें राउंड में उद्धव गुट की ऋतुजा लटके आगे चल रही हैं 29,033 वोट। जी हां, ये फासला 29,033 वोट अब तक ऋतुजा लटके को मिले। लेकिन नोटा पर भी यहां पर वोट पड़े हैं 5,655। आप यकीन नहीं मानेंगे, लेकिन दूसरे नंबर पर यहां नोटा है। अंधेरी ईस्ट में ऋतुजा लटके के बाद दूसरे नंबर पर नोटा है और फिर बाकी कैंडिडेट्स। अंधेरी ईस्ट में जैसे कि पहले माना जा रहा था कि ऋतुजा लटके के लिए चुनौतियां नहीं होंगी, आसानी से वो जीत जाएंगी, ये उस दिशा में तो कम से कम बढ़ती हुई दिखी नहीं है। लेकिन दूसरे नंबर पर नोटा है, ये भी एक विषय है। ऋत्विक भी हमारे सहयोगी हमारे साथ है। ऋत्विक, 29,033 वोट, दूसरे नंबर पर नोटा का आना, ये क्या दर्शाता है? राजू, आपको बता दूं ताजे रुझान 9th राउंड भी हमारे हाथ आई है और यहाँ पर जो फिगर्स सामने आ रहे हैं, ऋतुजा लटके अब 32,515 तक पहुंच गई है और साथ ही साथ दूसरे नंबर पर यहाँ पर नोटा दिखाई दे रहा है जो कि 6,000 का आंकड़ा क्रॉस कर चुका है। ये स्पष्ट हो रहा है कि कहीं ना कहीं जो आरोप उद्धव गुट से लगाए जा रहे थे कि प्रचार किया गया है कि नोटा को वोट करे, जो ऋतुजा लटके को वोट नहीं करना चाहते, या तो जो बीजेपी के उम्मीदवार जो निर्दलीय लड़े थे पिछले चुनाव में मुर्जी पटेल, उनके जो समर्थन में है, उन्होंने ऋतुजा लटके या किसी भी कैंडिडेट के अलावा यहाँ पर नोटा को वोट करना चाहिए। और यही स्पष्ट होते दिख रहा है इन आंकड़ों से, क्योंकि आंकड़े बता रहे हैं हालांकि 7 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट मैदान में है, बावजूद उसके ऋतुजा लटके जो कि उद्धव गुट की प्रत्याशी है, उनके बाद हम नोटा ये जो है ये बढ़ते हुए दिख रहा है। नोटा के आंकड़े जो है ये बढ़ते हुए दिख रहे हैं। बताया गया था कि कहीं ना कहीं बीजेपी ने अपना उम्मीदवार पीछे लेने के बाद ये जीत जो है लगभग तय हो चुकी है ऋतुजा लटके की, लेकिन उसी के साथ हम ये भी देख रहे हैं कि वोटिंग परसेंटेज कंप्लीट कीजिएगा। एक बड़ी खबर इस वक्त आपको देते हैं। बड़ी खबर यह है कि अमन गिरी इस वक्त आगे चल रहे हैं गोला गोकर्ण सीट, अमन गिरी। और यहां पर बताया जा रहा है कि तकरीबन ये जो फासला है वो भी 27,000 से ज्यादा का है, वो भी इस सीट पर आगे चल रहे हैं। बीजेपी की तरफ से स्टार कैंपेनर्स की एक सूची थी 40 की और 27,000 बल्कि 28,000 पहुंच गया है। अमन गिरी इस वक्त 28,000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। गोपालगंज की सीट, गोला की जो सीट है, गोला की सीट की बात करें तो अमन गिरी यहां पर बड़े अंतर से इस वक्त आगे हैं। ये वो इलाका है जो कि अजय मिश्र टेनी का है और उनके बेटे पर गंभीर आरोप, लेकिन विपक्षी दल भुना नहीं पाए हैं।